प्रॉपर्टी एक बार वक्फ कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ होती है। ये हिंदुत्व का एजेंडा, उनकी एक अलग विचारधारा है जो हिटलर की विचारधारा थी, उस विचारधारा को लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है वहां पे उस दिन अमित शाह ने। हमारे 6 नौजवान बच्चों को, नाबालिग बच्चों को इस पुलिस को आगे करके उन्हें मरवा दिया। एक समाज को कटमुल्ले बोलता है। शर्म आना चाहिए ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को। वो ऐसी कुर्सी के लायक नहीं है। सड़कों से संसद तक आपकी लड़ाई अब हम लड़ेंगे। हमारे कब्रिस्तानों की तरफ देखने की कोशिश करें। जान दे देना, अपने हक को मत देना। कितने रेपिस्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने रेपिस्ट विधानसभाओं में बैठे हैं, और इसी संसद में बैठकर किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय के मंत्री हैं, वो वहां क्या झूठ फैला रहे हैं कि उसे वक्फ कर दो। ये नबी की बात है, और नबी की बात के लिए हम, हमारा खानदान, तमाम हर चीज कुर्बान कि वक्फ कर दो। और वक्फ के माने होते हैं ठहराव के। वो फिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स हो गई है वो। वक्फ के माने ये हैं जो अरबी लफ्ज है, और एक बार वक्फ हो जाती है तो वो वक्फ कयामत तक होती है। और महज यही नहीं, इस बात को खुद हमारा एक्ट जो 1995 के अंदर जो वक्फ एक्ट बना है, जिसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर में ये कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है 1998 के अंदर कि जो संपत्ति, प्रॉपर्टी एक बार वक्फ कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ होती है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट का 1998 के अंदर जजमेंट है। बावजूद उसके 2013 में और भी वजाहत के साथ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, जो वक्फ अधिनियम कानून बना है, जो वक्फ संशोधन कानून है, उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया और उसको पावरफुल किया वक्फ को। और वक्फ जो सेंट्रल काउंसिल है, उसी के अंदर जो तमाम स्टेट्स के अंदर वक्फ बोर्ड है, जिसमें 32 के करीब वक्फ बोर्ड, इस वक्फ सेंट्रल काउंसिल के अंदर आते हैं। उन्हें यह पावर दी गई है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को और अपनी स्टेट जो वक्फ बोर्ड है उनको गाइडलाइन दे सकती है। जो गालिबन 8,51,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अगस्त 2022 के अंदर भी जो रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसमें 8,51,535 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। उनको किस तरीके से जो समाज के लिए काम आना चाहिए उसे मजबूत करें। और इसी संसद में बैठकर किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय के मंत्री हैं, वो वहां क्या झूठ फैला रहे हैं। एक झूठ ये झूठ है कि राजेंद्र सच्चर की जब बात की तो उन्होंने ये नहीं बताया कि राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट में, उसी कमीशन की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा है, आज भी अंकित है, कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर लोगों ने ही नहीं, सरकारों ने भी कब्जा कर रखा है। वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वक्फ की उस प्रॉपर्टीज पर सरकारों ने भी उस पर कब्जा कर रखा है। तो जब मंत्रालय किस लिए होते हैं, जब आप अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय को देखेंगे,
और जब वक्फ अधिनियम को देखेंगे उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि जिस नीति से वो जो अल्पसंख्यक समाज है उसका उत्थान हो, वो मजबूत हो, वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से वो लोग किस तरह से उनका उत्थान हो सकता है, वैसी नीति बनाई जाए। इस संसद में कौन सी नीति बना रहे हैं? वक्फ के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकारों का काम क्या होता है? सरकारों का काम होता है कि जो विभाग कमजोर हो, जो धर्म के लोग, जो एक वर्ग में महिला को जाने की इजाजत नहीं है, या तो फिर भी मस्जिद में महिला को जाने की इजाजत है, और ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है। वहां पे उस दिन अमित शाह ने क्या बोला है? वहां पर लोगों को उकसाया है कि कितने ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के माने जाते हैं। मुख्यमंत्री को वहां पर चिन्हित करके बोला है, अयप्पा मंदिर के बारे में बोला है। और कितने ऐसे मंदिर हैं जहां पर आज भी महिलाओं को नहीं, हमारे दलित भाइयों को भी नहीं घुसने दिया जाता। ये लोग इंसाफ की बात करते हैं। ये लोग यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। इनके जो अज़म हैं, मंसूबे हैं, याद रखिए भाइयों और मेरी बहनों, इनके मंसूबे नापाक मंसूबे हैं, देश को बर्बाद करने के मंसूबे हैं। इसीलिए ये लोग लगातार बुलडोजर, लिंचिंग और मदरसे और वक्फ की प्रॉपर्टी, ऐसे ही मसलों पर लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं। क्योंकि लोग महंगाई की बात ना करें, लोग बेरोजगारी की बात ना करें। सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए मेरे वो किसान भाई जो आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, आत्महत्याएं की हैं देश के अंदर, आज भी वहां बैठे हैं। उन किसानों की बात ना हो। निर्भया से अभाया तक, और आज जब बैठा हूं तो किसी न किसी महिला का, मेरी बहन का कोई ना कोई रेप केस कर रहा होगा। कितने रेपिस्ट पार्लियामेंट में बैठे हैं, कितने रेपिस्ट विधानसभाओं में बैठे हैं। ये लोग बेटी बचाओ के झूठे नारे के साथ हमारी बेटियों की दुर्दशा कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, वो लोगों के सामने ना आ जाए। इसलिए ये एक लगातार टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों की बातों को इस तरीके से देश में ला रहे हैं। इनका मसला, इनका मुद्दा अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, जो एक धर्म का एजेंडा नहीं है। ये हिंदुत्व का एजेंडा उनकी एक अलग विचारधारा है, जो हिटलर की विचारधारा थी, उस विचारधारा को लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं उस कौम से जिसकी जिम्मेदारी रही है, पहले भी देश को आज़ाद कराने में शहादतें दी हैं, आज भी उसका एक वारिस वीर अब्दुल हमीद शहीद का यह बेटा है, जिन्होंने देश को बचाने के लिए आज़ादी के बाद भी शहादत दी, और आज भी हमको लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए शहादत देनी है। क्योंकि इस कौम को क्योंकि आपके सामने इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि किसी शायर ने कहा है कि तुम कत्ल भी करते हो, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमारे करीब के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर हमारे 6 नौजवान बच्चों को, नाबालिग बच्चों को क्या किया? इस पुलिस को आगे करके उन्हें मरवा दिया। एक बार सर्वे होने के बाद उन्हें लगा कि ये लोग तो कानून की पालना करते हैं। वो जय श्री राम के नारे के साथ, मौत के साथ, उस वकील के साथ और उस पुलिस के साथ जो उसके साथ गुंडाई कर रही थी, नारों के साथ मोहल्ले में घुसते हैं, मस्जिद के हौज को खाली करते हैं। जब अपनी मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, दरगाहों पर हमले करोगे तो वो लोग उसको बचाने के लिए बाहर आएंगे, और वो लोग जो बाहर आए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो बिरले लोग हैं,
वही सही माने में देश प्रेमी हैं और वही संविधान की हिफाजत कर रहे हैं जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये हमारी मस्जिदों की तरफ देखें, किसी भी तरह से आए, हमारी खानकाहों दरगाहों की तरफ किसी भी तरह से आए, हमारे कब्रिस्तानों की तरफ देखने की कोशिश करें, जान दे देना, अपने हक को मत देना, जान दे देना, अपने हक को मत देना। यह आपका हक है, यह हक बरकरार भी रखना है। और आप ही लोग जब इंसाफ की बात करेंगे तो अमन आएगा। और देश में याद रखिए, शांति बोलने से शांति नहीं आएगी, जब इंसाफ कायम होगा तब शांति और अमन आएगा। और उसी को हम अश्योर करने के लिए कि जो संसद में बैठे हैं तुमसे नहीं होगा, जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो या सेंट्रल के अंदर बैठी हुई अपोजिशन पार्टीज हो, ये लोग जितना हमको धोखा देना था धोखा दे दिया। जब मस्जिदों पर हमला होता है, जब मुसलमानों की, दलितों की लिंचिंग की जाती है, जब किसानों को सिंधु बॉर्डर पर अपने हक के लिए बैठना पड़ता है, जाने देनी पड़ती है, ये कोई अपोजिशन सरकार अपने आप को सड़क पर नहीं लाती, कोई कुर्बानी नहीं देती। इसीलिए मैं एक जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में तमाम नागरिकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि आपके जो संवैधानिक हक हैं, आपकी जो नीड है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो भी आपका भूख है, आपसे जो भी छीना जा रहा है, हम उस भूख से आजादी के नारे के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और आपके जो मूल्य, जो अहम आपके मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सिर्फ बात नहीं करेंगे, सड़कों से संसद तक आपकी लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। और 2 दिन पहले मैं इस बॉर्डर से आ रहा हूं, वेस्ट बंगाल से, उस फरक्का बैराज मुर्शिदाबाद से लाल गोला तक एक रेल यात्रा, हमारी पूरी एक पथ यात्रा फरक्का बैराज मुर्शिदाबाद से लाल गोला तक एक पद यात्रा को संबोधित करके आपके पास आ रहा हूं। और उस पद यात्रा में जो 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया है, वहां पर जो बैराज है, उसका जो किनारा है, 500 स्क्वायर मीटर जमीन खत्म हो चुकी है और लोग बेघर हो चुके हैं। 5 लाख लोग जिनको रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा के हम लोग आ रहे हैं और उन गूंगी बहरी सरकारों को ये बता रहे हैं कि जो अब मुद्दे हैं लोगों के, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसके बेरोजगारी के मुद्दे, उसकी शिक्षा के मुद्दे, उसके स्वास्थ्य के मुद्दे, उसके मकान के मुद्दे, उसके अपने रहने के तमाम मुद्दे, उन सबको हम उठाएंगे, भूख से आजादी के साथ हम उठाएंगे। और साथ ही साथ अपनी इस बात को विराम देते हुए, भय से आजादी के साथ इस भारत को, इस इंडिया को भय मुक्त भारत हम बनाएंगे इंशाल्लाह। भय मुक्त भारत हम बनाएंगे। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल कर रहे हैं,
हम लोग सड़कों पर आके इनको रोकेंगे। जिस तरीके से जो हमारे यूपीएससी करके जो ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के, उन्हें भी मैं आखिर में याद दिलाना चाहता हूं कि जब घर से निकलें तो याद करें कि आपके माता पिता ने, कोई गरीब होगा, कोई पैसे वाला भी होगा, क्या सोचकर आपको कलेक्टर बनाया, क्या सोचकर आपको एडीएम बनाया, क्या सोचकर आपको एसपी आईजी डीजी बनाया। सोचिए, और जब घर से बाहर निकलें तो यह सोचिए कि आपके बच्चे आपको देखकर क्या सीखेंगे। अगर नहीं संभले तो ये आपके बच्चे और आपकी नस्लें ही कल गालियां देंगी कि मेरे पिता ने बेघर लोगों को घर तो नहीं दिया, उन पर गोलियां चलाई, बेगुनाह लोगों के ऊपर जुल्म किया, बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। ये अनपढ़ सियासतदानों के लिए अपने जमीर को बेचा, ये अनपढ़ सियासतदानों के लिए अपने जमीर को बेचा, जिनकी डिग्री अभी तक ये लोग खुद नहीं खोज पाए, जिनको बताना पड़ता है कि नहीं ये फर्जी डिग्री हमारी है। उनके लिए इतने पढ़े लिखे लोग इतनी अज्ञानता की बात कर रहे हैं। अरे हद तो तब हो गई जब एक जज संविधान की मर्यादाओं को पार करके एक समाज को कटमुल्ले बोलता है। शर्म आना चाहिए ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को। वो ऐसी कुर्सी के लायक नहीं है। इसलिए हम लोग कंडम करते हैं ऐसे जज की इन बातों को जो असंवैधानिक बातें हैं। और एक पर्टिकुलर एक ऐसे लोगों के राजनीतिक प्रोग्राम में जाना, एक धार्मिक प्रोग्राम में जाना किसी जज को शोभा नहीं देता। इसलिए हम और आप यहाँ से एक अज़म लेके उठे कि जो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आपको आवाज़ दी है, ये आवाज़ यहीं ना रुके। जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जिंदगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।